हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे कि आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो जितना भी था प्रिपरेशन हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में, ठीक है ना, बेंजीन के बारे में। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट होने वाला है वो क्या आपका केमिकल रिएक्शंस। क्या केमिकल रिएक्शंस, देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में मतलब बेंजीन रिंग यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे रिएक्शन शो कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे समझते चीज़ को हम लोग, जैसे हम मान लेते हैं बेंजीन है, ठीक है ना। तो बेंजीन के पास में क्या है आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे ENU लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, ENU आएगा, ठीक है ना। और उसी तरह तर्ज पे एक रिएक्शन होता है आपका, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं अल्कीन लेते हैं, ठीक है ना। अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, यहाँ पे ENU के साथ में। तो यहाँ पे ये क्या शो करता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। आपको पता होना चाहिए, बताए थे इसके बारे में। ये क्या शो करता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, मतलब AE रिएक्शन, AE रिएक्शन। ये क्या शो करता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ENU लेते हैं तो यहाँ भी क्या है आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है आपका पाई बॉन्ड है। तो क्या यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा क्या, चेक करते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो किया तो एक जगह पे क्या जुटेगा E, दूसरी जगह पे क्या जुटेगा NU, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो चुका है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी चेक कीजिए। यहाँ पे क्या हो गया आपका लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, नहीं। मतलब ये रिएक्शन होगा, नहीं। यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बेंजीन रिंग डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे ये बेंजीन रिंग क्या शो करेगा, तो बेंजीन रिंग विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मतलब इट विल शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है तो वो फिर से वापस रिगेन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है तो वहाँ पे बेंजीन रिंग रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ENU लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है और साथ में यहाँ पे क्या बनता है आपका HNU, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कैटलिस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या निकलता है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन नहीं शो करता है, बताता हूँ क्यों ऐसा। अब देखता हूँ यहाँ पे ये क्या शो किया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे SE रिएक्शन। अब कोई पूछे कि बताइए कि आप बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो क्या शो करेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? इसलिए बेंजीन क्या शो करेगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। आसानी से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए ध्यान से बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, चेक कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे कैटलिस्ट का यहाँ पे क्या चक्कर है, देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते हैं हम उस चीज़ को। हम जानते हैं कि बेंजीन के पास में क्या होता है, बेंजीन जो होता है, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर देखें हम लोग, बेंजीन का हम लोग क्या देखें यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन किस फॉर्म में होता है, बेंजीन के अंदर जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो किस फॉर्म में होता है, पार्शियल पाई फॉर्म में होता है, पार्शियल पाई फॉर्म में होता है।
चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा निगेटिव चार्ज ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। और जो यहाँ पे ENU है, ठीक है ना, ENU, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा पार्शियल निगेटिव, ठीक है ना। तो पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे हम बोलेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव ना बन जाए और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ना हो जाए, या यहाँ पे पार्शियल निगेटिव रहे और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि बेंजीन का जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं ENU के साथ में, तो वहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, आपका कैटलिस्ट लेना पड़ता है। वो कैटलिस्ट क्या होता है आपका, ये कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पे आपका लुईस एसिड, क्या होगा यहाँ पे आपका, जैसे जैसे रिएक्शन आएगा तो वहाँ मैं बताऊँगा कि इस रिएक्शन में कौन सा हम लोग लुईस एसिड लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं आपका लुईस एसिड लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। क्या लेते हैं हम यहाँ पे लुईस एसिड लेते हैं, या इसको बोलते हैं मतलब क्या कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हम लोग एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस केस हम लोग क्या करवाएंगे आपका, इस केस में क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे, ठीक है ना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, हम जानते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन करवा देता है, ठीक है ना, उसके रेट को इंक्रीज करवा देता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल क्या होगा, ठीक है, देखिए जानते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है कि यहाँ पे जो आपका E पे जो का पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करता है वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि तो वहाँ पे आपका E पे जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसके पॉजिटिव चार्ज के डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे वो डेंसिटी इंक्रीज करेगा ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, अगर वो पार्शियल फॉर्म में भी है तो वहाँ पे आसानी से वो रिएक्शन को, मतलब वहाँ आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा। तो आपको याद होगा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे मैं बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद कीजिए। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे क्या था डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या था डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं ऐसा जिसके ऊपर क्या है आपका कंप्लीट निगेटिव चार्ज है, तब तो यहाँ पे हमें कैटलिस्ट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमें कैटलिस्ट लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जरा सोचिए कि इसी केस में अगर हम लोग यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जिसके पास में क्या है पार्शियल निगेटिव चार्ज है, क्या है पार्शियल निगेटिव चार्ज, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी क्या होगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होता है, नहीं होता। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ता है। जैसे हम लोग H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेते हैं ना, तो ये क्या करता है यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन पे फुल 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, और फिर ये फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। कोई दिक्कत है मतलब क्लियर है। मतलब NU पे क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पे NU पे क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा पॉजिटिव डेंसिटी नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल के पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज था। उसी तरह यहाँ भी करना है, वही काम हमें यहाँ भी करना है। यहाँ पे डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे बेंजीन के पास में क्या आ जाए निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव जाता है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। या तो यहाँ पे क्या हो पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो आपका फुल पॉजिटिव चार्ज, तो भी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बेंजीन अगर यहाँ पे है तो बेंजीन पर क्या होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। क्यों निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। वो पार्शियल पाई बॉन्ड के फॉर्म में होता है, पार्शियल पाई बॉन्ड, यही ना है पार्शियल पाई बॉन्ड। क्या यहाँ पे कंप्लीट पाई बॉन्ड है, क्या नहीं है, पार्शियल पाई बॉन्ड के फॉर्म में है। तो इसलिए इसके पास में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है कि यह इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इसके पास में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है यहाँ पे लुईस एसिड लेना पड़ता है, कैटलिस्ट लेना पड़ता है, ताकि वो क्या करे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज कर दे।
पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी यहाँ पे क्या कर दे, वो इंक्रीज कर दे, ताकि बेंजीन रिंग उस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आरी बात समझ में यहाँ तक? ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि बेंजीन जो आपका शो करेगा रिएक्शन वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पे कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, समझ में आ गया, ताकि ये क्या कर दे, कैटलिस्ट क्या कर दे यहाँ पे कि ENU के बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज कर दे। ज़्यादा पोलराइज करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, समझते हैं ध्यान से। बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं किया, क्योंकि अपना ये लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी कर देगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि बेंजीन के साथ हम लोग कैटलिस्ट यहाँ पे क्यों लेते हैं, क्योंकि बेंजीन के पास में क्या होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास में क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो कैटलिस्ट का काम यहाँ पे क्या है, सिंपल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के डेंसिटी को इंक्रीज कर देना। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के डेंसिटी को इंक्रीज कर देना। कौन करेगा इंक्रीज, कैटलिस्ट करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखे थे कि यहाँ पे अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और NU पे अगर क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे हमें H+ लेना पड़ता है ताकि वहाँ पे रिएक्शन हो जाए। अगर H+ नहीं लेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बेंजीन and benzenoid can show the following types of reaction. Benzene and benzenoid can show the following types of reaction. फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिखेंगे SE रिएक्शन। दूसरा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। ARSN रिएक्शन। और तीसरा क्या होगा आपका, रियली शोज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। रियली शोज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। रियली शोज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 3 टाइप के यहाँ पे रिएक्शन शो करेगा बेंजीन। ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। वो तो पॉइंट क्लियर हो चुका है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना क्या कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या कर देगा, आपका लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी कर देगा। कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, ताकि ENU के बॉन्ड को वो ज़्यादा पोलराइज कर दे, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा दे, ताकि बेंजीन उसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन के पास में क्या होता है, पार्शियल पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो उसके पास उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता नहीं है कि वो क्या कर दे, उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रोफाइल क्या करे, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर ले।
ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इतना बेंजीन रिंग के पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रोफाइल के पास में अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी वो आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे लुईस एसिड या कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, ताकि वो क्या करे इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज कर दें, तो वहाँ पे रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। या दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, अगर बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप लगा दे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो उसके बाद वो आसानी से अगर ENU के साथ में अगर हम लोग लुईस एसिड नहीं भी लेते हैं तो भी वहाँ पे रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। देखिए यहाँ पे तो हेडिंग दीजिए यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके बारे में मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि एक आएगा दूसरा निकलेगा, ठीक है ना, एक आएगा दूसरा जाएगा वहाँ से, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन आएगा कौन निकलेगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे क्या बोलेंगे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूँ पहले ही। इलेक्ट्रोफिलिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच वन इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अदर इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ ENU, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन पे क्या आ जाएगा आपका एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया आपका HNU, न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्या आएगा आपका H आएगा, और साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका कैटलिस्ट। तो ये ध्यान रखना है, यही एक रिएक्शन है। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ ENU प्लस कैटलिस्ट गिव्स, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा प्लस HNU प्लस कैटलिस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक। इस एग्जांपल देखिए ध्यान से, यहाँ पे आगे आएगा सब बताऊंगा आगे रिएक्शन से। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन मैंने यहाँ पे लिया Br2 FeBr3, ये कैटलिस्ट है आपका, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr प्लस कैटलिस्ट FeBr3। कैटलिस्ट जाता है बाहर, जानते हैं ना कैटलिस्ट तो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, वो तो बस क्या करता है रिएक्शन करवा के वो बाहर निकल जाता है। तो ये उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, मतलब या इसको क्या बोल सकते हैं इन जनरल हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन पे SO3H लग जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल है, मैं आगे करवाऊंगा सब एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम लोग क्या इसके मैकेनिज्म के ऊपर। यही मैकेनिज्म सारे रिएक्शन के अंदर लगने वाला है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोग कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्या मैकेनिज्म के ऊपर इसके। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं यहाँ पे SE रिएक्शन, इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन आएगा। फर्स्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, पहला क्या आएगा यहाँ पे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन,
तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और इसके अंदर आता है आपका 2 रिएक्शन। पहला फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है ना। और चौथा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये बेसिकली 5 चीज़ हम लोग पढ़ना है। 1 2, इसमें 2 आता है, 4 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 5 रिएक्शन। ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा सबके बारे में डिटेल। पहले हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, इसका सबका जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। जनरल मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैकेनिज्म इसका। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है आपके पास में, ENU प्लस कैटलिस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो NU, यहाँ पे NU के पास में क्या होगा आपका, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे इसके अंदर कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ENU पॉजिटिव, और कैटलिस्ट पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, NU पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अभी तक शिफ्ट करवा लेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, E पे पॉजिटिव प्लस NU कैटलिस्ट पर निगेटिव। ये आपका हर एक रिएक्शन का पहला स्टेप आएगा। ठीक है ना। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो देखिए तो यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, E पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। हम लोग ये स्टेप नहीं भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करवाएंगे कि जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ना, उसको क्या करेंगे, इस पे अटैक करवा देंगे, यही लेकर हम लोग यहाँ पे ये भी करवा सकते हैं। या तो हम लोग ये स्टेप करवा के हम लोग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे करवा लेंगे, जनरेट करवा लेंगे। तब ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको याद होगा अल्कीन के अंदर कैसे होता था, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे अटैक करता था, याद है ना। ये कार्बन, तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, याद है ना। इसको ऐसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं क्या, कि हाँ ये किसी एक कार्बन पे आके अटैक कर दिया, कौन, इलेक्ट्रोफाइल, और बगल में क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करना है, किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना है, और बगल पे क्या बना देना है आपका, पॉजिटिव चार्ज बना देना है। ठीक है ना। किसी एक कार्बन पे क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना है, और दूसरे पे क्या बनाना है आपका, पॉजिटिव चार्ज बना देना है। ठीक है ना। यहाँ पे जो बनेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है आपका कार्बोकेटायन,
लेकिन ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। चेक कीजिए, तो बताइए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे ई, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ई और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। चेक कीजिए, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है आपका, रेजोनेंस कर रहा है बाकी, ठीक है ना। इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे मिलाकर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसको आप बोलते हैं हम लोग वीलैंड कॉम्प्लेक्स, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या तो वीलैंड कॉम्प्लेक्स। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसका अगर देखते हैं हम लोग क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डीलोकलाइज करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है, बट यहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये क्या हो गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटन। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ द एरोमेटिसिटी हो चुका है। तो ये स्टेप क्या होता है, RDS, स्लो स्टेप। ये क्या होगा आपका यहाँ पे, स्लो स्टेप। हम जानते भी हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटन इज द RDS स्टेप, स्लो स्टेप। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो चुका है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो जो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ है, अब वो क्या करेगा, रिगेन करेगा वापस, ठीक है ना। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हमें क्या बोलेंगे, अब देखना आंसर पे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका H है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया वहाँ पे एक H भी तो होगा। तो अगर यहाँ से एक H प्लस को बाहर निकाल दे, किसको बाहर निकाल दे हम लोग, H प्लस को बाहर निकाल दे। जैसे यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे H प्लस को कौन बाहर निकालता है, देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिमूवल ऑफ H प्लस, इसको क्या बोलते हैं हम, रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या करना, रिगेन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसे करते रिगेन इसको, जो वहाँ पे आपके पास में NU पे जो कैटलिस्ट है यहाँ पे निगेटिव, ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये अपना निगेटिव चार्ज NU पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NU पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज प्लस कैटलिस्ट, यही कैटलिस्ट यहाँ पे अपना काम करके बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे जो आपका वीलैंड कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, इसमें से एक हम लोग लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे H होगा आपका, और यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो NU पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, NU क्या करेगा, H प्लस ही बाहर निकालेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, और निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ पे डायरेक्ट शिफ्ट करके प्रोडक्ट बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या बन गया आपका HNu। ये है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। आप ये भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन पहले यहाँ पे क्या था, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज था, बट अब यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे अटैक करेगा, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 3 स्टेप का रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसका रेट के बारे में, ठीक है। इसको पर नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखता हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे
रेट ऑफ SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होगा यहाँ पे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चेक कीजिए, क्योंकि स्लो स्टेप में यही दोनों तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका अगर हम लोग लिखेंगे क्या ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा 2 1 + 1 2। अगर हम यहाँ पे क्या देखेंगे इसका मॉलिक्यूलरिटी, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे तो क्या हो गया रेट लॉ हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है स्लो स्टेप है और दिस स्टेप, और ये स्टेप क्या होता है आपका फास्ट, ध्यान रखना। ये स्टेप क्या होता है आपका थर्ड स्टेप, क्या होता है यहाँ पे आपका फास्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे रेट निकालें, रेट ऑफ AC रिएक्शन, रेट ऑफ AC रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना फास्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोचिए ज़रा, जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना फास्ट यहाँ पे ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ AC रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव चार्ज डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, ठीक है ना। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव चार्ज डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, या हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। सिंपल समझ सकते हैं क्या, निगेटिव चार्ज डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। दूसरा हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ AC रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका कार्बोकेटाइन, तो मैं बोल सकते हैं यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वही कार्बोकेटाइन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना, उतना फास्ट क्या होगा रेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। यही तो हम लोग कर रहे थे, निक्लोफिलिक के सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था वहाँ पे कि रेट ऑफ निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। ये जो बना है ना कार्बोकेटाइन, ये रीअरेंज नहीं कर सकेगा, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ये तो क्या रेट लॉ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो रेट निकालेंगे इसी दोनों पॉइंट से निकालेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव चार्ज डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। दूसरा क्या स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे कि तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। या निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा बेंजीन रिंग के अंदर, हम लोग बोलेंगे इस रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि देखिए जानते यहाँ पे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना फास्ट ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रोफाइल को, उतना फास्ट ये बनेगा। दूसरी बात, जितना ज़्यादा ये स्टेबल बनेगा, जितना ज़्यादा ये स्टेबल बनेगा उतना फास्ट होगा ये। यहाँ पे क्या बन रहा है कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना फास्ट होगा क्या रेट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो नहीं करता है। इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल नॉट शो द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H का मतलब क्या होता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H का मतलब क्या होता है कि H के निकालने से क्या रेट पे कुछ फर्क पड़ेगा,
क्योंकि देखिए यहाँ पे एच यहाँ पे कहाँ किस में निकल रहा है, फर्स्ट स्टेप में बाहर निकल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में बाहर निकल रहा है, वो तो RD स्टेप में बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, CH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इससे फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर यहाँ पे CH आ जाए, CD आ जाए, CT आ जाए, तो इसके निकलने से, बॉन्ड स्ट्रेंथ के टूटने से यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे H कहाँ है, बाहर H किस स्टेप में बाहर निकल रहा है आपका, लास्ट स्टेप में। मतलब फर्स्ट स्टेप में H बाहर निकल रहा है। CH बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो किस स्टेप में ब्रेक हो रहा है आपका, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में ब्रेक हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप में तो नहीं निकलता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ H जो होता है वो इस स्लो स्टेप में तो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे कि इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन will not show, electrophilic substitution reaction will not show the kinetic isotopic effect of H, because removal of H takes place in the first step, not in the RDS, that is स्लो स्टेप में बाहर नहीं निकल रहा है। किस में निकल रहा है वो आपका, फास्ट स्टेप में बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। इसलिए CH बॉन्ड, CD बॉन्ड या CT बॉन्ड के स्ट्रेंथ से इस रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बट एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सल्फोनेशन और किसको, आयोडीनेशन को छोड़कर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल कि रेट ऑफ SE रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया जाए कि हाँ C6H6 C6D6 C6T6, तो इसमें किसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, इन जनरल। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका यहाँ पे रेट क्या होगा, लगभग सेम होगा, क्योंकि सबके सब क्या हो रहे हैं आपके, H भी निकलेगा फास्ट स्टेप में, D भी निकलेगा फास्ट स्टेप में, या T भी निकलेगा किस में आपका, फास्ट स्टेप में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पूछें कि रेट ऑफ SE रिएक्शन इन सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, तो बताइए यहाँ पे C6H6 C6D6 C6T6, इस केस में आपका रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा था बट एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है ना। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H जो होगा, ये जो आपका सल्फोनेशन रिएक्शन है या क्या आपका आयोडीनेशन रिएक्शन है, ये शो करेगा वहाँ पे। मतलब H का निकलना, D का निकलना या T का निकलना, वहाँ पे रेट पे इफेक्ट लाएगा। हम जानते हैं कि CH बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो ये फास्ट निकलेगा एज कम्पेयर टू CD बॉन्ड एंड एज कम्पेयर टू CT बॉन्ड। लेकिन किस केस में ध्यान रखना है, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन के केस में। बताऊंगा आगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इन जनरल क्या होता है आपका,
कि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो नहीं करता है। मतलब H का निकलना, D का निकलना, T का निकलना, वो किस स्टेप में होता है आपका? फास्ट स्टेप में होता है। और फास्ट स्टेप से रेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रेट हम लोग जो मेजर करते हैं, जो स्लो स्टेप होता है उसी से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो वो तो फास्ट स्टेप में बाहर निकला है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम टाइम में बाहर निकल जाएगा, इसलिए वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है किसका? रेट मेजर करने के लिए। मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H वहाँ पे शो नहीं करता है, क्योंकि वो किस में होता है आपका? फास्ट स्टेप में बाहर निकलता है। क्या H, D और T जो होता है आपका इन जनरल वो फास्ट स्टेप में बाहर निकलता है, इसलिए उसका इफेक्ट रेट पे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। H का निकलना, D का निकलना, T का निकलना, इसका इफेक्ट रेट पे कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्या? दो रिएक्शन, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, इस केस में अगर आपका H, D और T होगा तो उस केस में आपका CH बॉन्ड फास्ट ब्रेक करेगा एज कम्पेयर टू CD बॉन्ड एंड एज कम्पेयर टू CT बॉन्ड, क्योंकि सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो करता है। सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो करता है, ठीक है ना। मतलब रिमूवल ऑफ H, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ H मतलब H का निकलना, ठीक है ना, इसके रेट पे प्रभाव डालेगा। क्लियर है यहाँ तक? रेट ऑफ सल्फोनेशन हो या रेट ऑफ आयोडीनेशन हो, उस केस में आपका H का निकलना, D का निकलना, T का निकलना, इसका प्रभाव इस केस में पड़ने वाला है, ठीक है ना। मतलब सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन विल शो द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम जब अभी जस्ट देखे थे क्या कि बेंजीन के पास में जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, रेट क्या होगा उसका? ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कब होगा? जब वहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि रेट का इन जनरल कि अगर बेंजीन के पास में क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, और बेंजीन और यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो उतना फास्ट हुआ इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ठीक है ना। ये बेंजीन के रिंग के अंदर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? +M, +H, +I, ये सब क्या होगा आपके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा आपका? -M, -H और -I। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे OH यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपका? +M शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? +H शो कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? -M शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो खींचेगा, तो इस दोनों का ज़्यादा होगा सबसे पहले, फिर इसका, फिर इसका। अब इस दोनों में ज़्यादा किसका होगा? तो +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होगा? फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे चेक कीजिए। SO3H ये क्या शो करेगा? -M। NH2 क्या शो करेगा? +M, बेंजीन पे कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या है आपका? +M है, ये क्या है आपका? +H है। तो पहले यहाँ पे क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप छाट लेना है, तो ये और ये। अब NH2 एंड OH में किसका +M ज़्यादा होता है? हम जानते हैं कि NH2 का +M ज़्यादा होता है, यानी कि 2 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फोर्थ का होगा, 2 के बाद क्या होगा आपका? फोर्थ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? +H मतलब फिफ्थ का, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेंजीन मतलब थर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, ठीक है ना। +M का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है, फिर +H का, फिर +I का। -M का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ज़्यादा होता है, फिर -H का, फिर -I का। ये सब पता है ना। यहाँ पे चेक कीजिए,
यहाँ पे कुछ नहीं है, CHO माइनस M शो करेगा, NO2 माइनस M शो करेगा, CH3 प्लस H शो करेगा, OCH3 प्लस M शो करेगा। ठीक है ना, पहले क्या करना है, आपका जो ग्रुप लगा हुआ है ना उसका पहले यहाँ पे इफेक्ट चेक कर लेना है। ठीक है ना, तो ये दोनों खींचने वाला है तो लास्ट में हो जाएगा, ये दोनों देने वाले हैं तो पहले आ जाएंगे, तब बेंजीन जाएगा, तब ये दोनों आएगा। तो ये दोनों में ज़्यादा किसका होगा, तो प्लस M वाला का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 5th का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 5th के बाद 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 4th, सब यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट। तब यहाँ पे चेक कीजिए 2 और 3 में, तो NO2 का माइनस M ज़्यादा होता है, CHO का माइनस M कमज़ोर होता है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि ये क्या करता है, कम इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। यहाँ पे चेक कीजिए CHO क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। ये कम खींचेगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे कंपेयर में। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, सब पे सब यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये यहाँ पे क्या है 3 अल्फा H है, 2 अल्फा H है, 3 यहाँ पे क्या है आपके पास में 3 अल्फा H, 2 अल्फा H, ठीक है ना, यहाँ पे 1 अल्फा H और यहाँ पे 0 अल्फा H। अब बताइए किसका रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इस चारों का सबसे ज़्यादा होगा और लास्ट में इसका हो जाएगा। इस चारों में किसका ज़्यादा होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा इसका है ज़्यादा है, तो यानी कि सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। चेक कीजिए, तो यही क्या है आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट चेक करके, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा वो रेट को बढ़ा देगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, विथड्रॉ करने वाला होगा, वो क्या करेगा, आपका रेट को घटा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बात करेंगे क्या, ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लीजिए।